चलिए आगे। अभी आप लोगों ने नाउन पढ़ा, नाउन के प्रकार पढ़े। नाउन का ही जेंडर होता है और नाउन का ही क्या होता है, केस होता है। नाउन का केस क्या होता है, कारक। कारक संस्कृत में पढ़े होंगे आप, संस्कृत में कारक पढ़े कि नहीं? उसी प्रकार से कारक भी होता है। अब देखें कारक कहते किसे हैं, पहले ये जानिए। कारक क्या होता है इसको समझिए। सेंटेंस में नाउन का प्रयोग किस प्रकार से होता है, इसी को हम कहते हैं कारक, है ना। जैसे चीनी है, चीनी का प्रयोग किस में होता है? चीनी को चाय में भी डालते हैं, है ना। मिठाई बनाते हैं उसमें भी डालते हैं, घर में खीर बनाते हैं उसमें भी डालते हैं कि नहीं? चीनी को दही में भी डालते हैं। उसी प्रकार से नाउन का सेंटेंस में यूज किस प्रकार से होता है, उसी को हम कहते हैं कारक। समझ में आ रहा है? इसके टाइप्स कितने होते हैं? नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस। नॉमिनेटिव या सब्जेक्टिव केस जिसको कहते हैं कर्ता कारक, है ना। जैसे नॉमिनेटिव केस में आप देखें, नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव, जिसको हिंदी में हम कहते हैं कर्ता कारक। अब कर्ता कारक होता क्या चीज है? कोई एक सेंटेंस लीजिए, जैसे महेश wrote a letter। महेश wrote a letter, इसका मतलब क्या हुआ? महेश एक पत्र लिखता है ना। महेश wrote a letter, या महेश ने एक पत्र लिखा, सेकेंड फॉर्म है ना। तो अब इस वर्ब का इस सेंटेंस में जो नाउन लिखा गया है, नाउन दोनों है, महेश भी है और इसके बाद लेटर भी है, दोनों क्या है? नाउन है। लेकिन जब नाउन का उपयोग सेंटेंस में कर्ता की तरह हो, तब उसे हम कहते हैं कि यह नाउन क्या है? नॉमिनेटिव केस में है ना। अब हम कैसे जानेंगे कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट की पहचान कैसे करते हैं? हम वर्ब से प्रश्न पूछते हैं। सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को जानने के लिए हम किससे? वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं। हु, महेश wrote a letter, महेश ने पत्र लिखा। कौन पत्र लिखा? महेश। या किसने पत्र लिखा? महेश, है ना। जब किसी भी सेंटेंस में हम हु लगा करके प्रश्न पूछते हैं, तो उस प्रश्न के उत्तर में जो आता है वो होता है सब्जेक्टिव या नॉमिनेटिव केस। समझ में आ गया? ये क्लियर हो गया ना। चलो फिर आगे देखते हैं। दूसरा पॉइंट है ऑब्जेक्टिव केस। इसको आप चाहे तो आप लिखते भी रहेंगे, मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, बस ये ध्यान रखेंगे शांति से। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यदि इतना आप जान गए समझाते समय, पढ़ाया इसीलिए जा रहा है, कथा नहीं सुनाया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है। आपका पूरी पांचों इंद्रियां काम करनी चाहिए। हाथ से लिखो, कान से सुनो, दिमाग से सोचो, आंख से देखिए, तब जाकर के आप इसको सीख पाएंगे। इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, आप ही को नहीं,
जो बहुत पहले के पढ़े हैं, जो हाई स्कूल इंटर में, उनको भी कंफ्यूजन होता है। इसलिए इस चीज को ध्यान से समझें कि नाउन होता है तो नाउन का प्रयोग कैसा होता है सेंटेंस में। सेंटेंस क्या है? वर्डों के मेल से बना होता है। तो सेंटेंस में जो नाउन का हम यूज करते हैं, किन किन रूप में होता है, ये सारे रूप लिखे गए हैं आपके सामने। नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, वोकेटिव, केस इन अपोजिशन, कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब, है ना। इतने प्रकार का नाउन का यूज सेंटेंस में होता है। कब वो नॉमिनेटिव हो जाएगा, कब ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, कब पोसेसिव हो जाएगा, कब नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस हो जाएगा, है ना। इसको जानिए कि किस समय किस परिस्थिति में नाउन किस रूप में होता है। तो पहला आपने पढ़ा सब्जेक्टिव केस, दूसरा पढ़िए ऑब्जेक्ट। चलो इसी क्वेश्चन को लेते हैं। सीमा रीड ए बुक। सीमा पुस्तक पढ़ी, ठीक है ना। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या, बुक क्या है? नाउन है, नाउन है ना। और सीमा भी नाउन है, नाउन तो दोनों है। लेकिन अभी सेंटेंस में हु करके क्वेश्चन मार्क जब लगाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, उसके उत्तर में जो आता है वो तो होता है नॉमिनेटिव केस। और क्या लगाने के उत्तर में जो आता है, यदि सेंटेंस में क्या लगा करके हम प्रश्न पूछें कि सीमा ने क्या पढ़ा, क्या पढ़ी सीमा? बुक। तो क्या के उत्तर में जो आता है वो होता है ऑब्जेक्टिव केस। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव केस। तो यहां पर बुक जो है ऑब्जेक्टिव केस है इस सेंटेंस का, ठीक है ना। यहाँ पे नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, इसलिए बुक ऑब्जेक्टिव केस में है। और यहाँ पर नाउन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हुआ है, तो यहाँ पर सीमा क्या है? नॉमिनेटिव केस है। सीमा इज द नॉमिनेटिव केस इन द सेंटेंस एंड बुक इज द ऑब्जेक्टिव केस इन द सेंटेंस। समझ में आ गया? दो चीज आपको क्लियर हो गया, नॉमिनेटिव और ऑब्जेक्टिव। आगे एक चीज और ध्यान देते हैं, ऑब्जेक्टिव केस या एक्यूसेटिव केस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होता है। समझ में आया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में नॉन लिविंग थिंग और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में लिविंग थिंग। चलो एक एग्जांपल लिखते हैं और उससे बताते हैं आपको कि कौन नॉन लिविंग है, कौन लिविंग थिंग है, ठीक है। चलिए आगे देखिए। डस्टर कहाँ गया जी? डस्टर लेके आओ जल्दी। चलो देखें यहाँ, ऑब्जेक्टिव केस होता है कर्म कारक। हिंदी में क्या कहते हैं? कर्म कारक। तो अभी आप लोगों ने पढ़ा, एक एग्जाम्पल से बताया गया कि सीमा रोट ए लेटर, है ना। तो सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, किससे प्रश्न पूछते हैं? वर्ब से ही पूछा जाता है कि क्या लिखा गया, व्हाट राइट, क्या लिखा जा रहा है? पत्र। तो पत्र यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में आता है ना। लेटर भी नाउन है। देखो केस किसका बनेगा? केवल नाउन का बनेगा। और नाउन क्या होता है? नाउन इज नेमिंग वर्ड होता है। केस हमेशा नाउन का ही होता है, दूसरे वर्ड का नहीं होता। तो सीमा रोट ए लेटर, सीमा ने क्या लिखा? पत्र लिखा। तो क्या के उत्तर में जो आता है वो क्या होता है? ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया? और सेंटेंस या जब टेंस आप पढ़ेंगे तो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों से मिल करके टेंस होता है। तो सब्जेक्ट की पहचान बताया गया आपको कि प्रश्न में कौन या किसने लगाने के उत्तर में जो मिलता है वो सब्जेक्ट होता है, और क्या लगाने के उत्तर में जो मिलता है वो ऑब्जेक्ट होता है।
सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आप जान गए, इसकी पहचान भी सेंटेंस से कैसे करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट है कौन सा ऑब्जेक्ट है ना। अब क्या लगाने के उत्तर में यहाँ पर क्या मिला, टेबल मिला ना। तो हम टेबल को कहेंगे ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस। क्लियर हो गया, ये समझ में आ गया। अब देखिए ऑब्जेक्टिव या एक्यूसेटिव केस कर्म कारक दो प्रकार के हो सकते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग भी हो सकता है और एक लिविंग थिंग भी हो सकता है ना। अब उदाहरण से देखिए, मीरा गेव यू ए बुक, मीरा गेव यू ए बुक। मीरा ने क्या किया, तुम्हें एक पुस्तक दिया, है ना। मीरा ने क्या दिया, पुस्तक दिया। तो ये बुक भी नाउन है, बुक क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स मीन्स डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, है ना। ये बुक क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और यू किसे दिया, तुम्हें। तो मीरा और तुम अलग अलग हो, तो यहां पर यू जो है लिविंग थिंग्स है, तो इसको हम क्या कहेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब समझ में आया ना। जो नॉन लिविंग थिंग होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो लिविंग थिंग्स होगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। समझ में आ गया। चलो अगला देखते हैं, पोसेसिव केस। पोसेसिव या जेनेटिक संबंध कारक। पोसेसिव या जेनेटिव केस जो है, दो का संबंध, दोनों नाउनों का एक संबंध बताता है, ठीक है ना। उसे हम कहते हैं पोसेसिव केस। जैसे क्या होगा, रवीश पेन, है ना। रवीश पेन का मतलब क्या होगा, रवि का पेन। तो क्या है, रवीश पेन, रवि का पेन। रवि भी नाउन है और पेन भी नाउन है ना। अब देखिए, रवि की पेन, ये दोनों का संबंध है, पेन रवि की है ना, पेन रवि की है और रवि का पेन है ना। दोनों नाउन में एक संबंध है, या कह सकते हैं रवीश पेन इज वेरी नाइस, माने रवि का पेन, उस पेन का संबंध किससे है, रवि से है ना। तो इस पेन को हम रवि का क्या कहेंगे, पोसेसिव केस। ये इस नाउन को, पेन भी नाउन है, इस नाउन का प्रयोग किस रूप में हुआ है, पोसेसिव केस के रूप में। समझ में आ गया। जब दो नाउन का संबंध जुटता हो, ठीक। या अगले एग्जांपल से और देखिए, महेश बाइक, महेश की गाड़ी, गाड़ी का स्पेशल संबंध किससे है, महेश से। तो जब दो नाउन का संबंध होता है एपॉस्ट्रॉफी यस लगाने पर, तो वहां पर जो सेकेंड वाला नाउन होता है दूसरे का पोसेसिव मीन्स होता है पालना, है ना, पोसेशन करना। समझ में आ गया। एपॉस्ट्रॉफी यस के बारे में और आगे पढ़ेंगे, लेकिन इसको पहले डिटेल समझ लीजिए। इससे क्वेश्चन अतिरिक्त परीक्षाओं में पूछा जाता है, लेकिन इसको पहले सिंपल रूप से समझें।
पोसेसिव केस माने होता है संबंध। पोसेसिव केस में कब माना जाएगा, मैंने बता दिया, पास्ट्राफी यस का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आगे है नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस या ऑपोजिटिव केस, संबोधन कारक। संबोधन कारक क्या होता है, जैसे कहा जाए आशीष इधर आओ, संदीप इधर आओ, कहा जा रहा है ना। तो स्पेशल संबोधन किसी नाउन को किया जा रहा है, या कहा जाए क्लास सिट डाउन, पूरे क्लास को संबोधित किया जा रहा है। तो जब नाउन का संबोधन किया जाए किसी पर्टिकुलर के लिए, एक का नाम लेकर के या एक समूह का नाम लेकर के, तो वहां पर होता है नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। जैसे कहा जाए आशीष कम हियर, आशीष कम हियर, ये किसी बच्चे का नॉमिनेशन लेकर के बुलाया जा रहा है, या पूरे क्लास को कहा जाए कि क्लास स्टैंड अप, तो क्लास में जो जो भैया बहन बैठे हैं सभी खड़े हो जाएंगे। जब संबोधन स्पेशली किया जाता है तो उस नाउन के आगे हम कामा लगा देते हैं, ठीक है ना। जब किसी नाउन के आगे सेंटेंस में कामा लग करके इस तरीके का लिखा हो तो आप सीधे समझ जाएंगे कि जो फर्स्ट सब्जेक्ट है ये किस रूप में है, नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, क्लियर हो गया। ये क्लियर हो गया, कोई डाउट है किसी को? नहीं ना। जब किसी एक व्यक्ति को या किसी एक नाउन को, तो नाउन तो बहुत प्रकार के हैं, सिखाया भी गया है। जब पहला चीज तो ये जान लीजिए कि केस हमेशा नाउन का बनता है, दूसरे का केस नहीं बनता है। कारक नाउन होता है, लेकिन स्पेशली किसी नाउन को संबोधित करके बुलाया जाए, संबोधन किया जाए, तो उस नाउन को हम कहते हैं केस इन नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस। समझ में आ गया। अब देखिए केस इन अपोजिशन, समान अधिकरण हो गया। जैसे देखिए सेंटेंस 5वां नंबर, केस इन अपोजिशन। यदि कहें महिमा योर ब्रदर मयंक इज वेरी पुअर, ये सेंटेंस है, ठीक है ना। महिमा योर ब्रदर मयंक, है ना। या मयंक न लिख करके कि वो लिखा जाए महिमा योर ब्रदर इज वेरी पुअर, या महिमा योर ब्रदर मयंक इज वेरी पुअर। तो योर ब्रदर भाई, और भाई ये मयंक है, भाई ही मयंक है और मयंक ही महिमा का भाई है। समझ आ रहा है ना। तो जब किसी नाउन या प्रोनाउन का एक ही वस्तु के लिए, जब दो नाउन एक ही चीज को संबोधित करते हो, समझ रहे हैं, तो वहां पर क्या हो जाता है, जैसे कहा जाए रमेश इज ए बॉय,
रमेश ही लड़का है और लड़का ही रमेश है ना। तो महिमा योर ब्रदर, तुम्हारा भाई और मयंक, तुम्हारा भाई क्या होना है, मयंक है, और मयंक क्या है, महिमा का भाई। तो माई ब्रदर और मयंक का यूज एक ही चीज के लिए प्रयोग किया जा रहा है ना। तो जब दो नाउन का प्रयोग किसी एक ही चीज के यूज के लिए किया जाता हो तो उस पोजीशन में सेकेंड वाला जो नाउन होता है वो क्या होता है, केस इन अपोजिशन में होता है। समझ में आ गया। समान अधिकरण, ब्रदर कहो चाहे मयंक कहो, दोनों समान हैं। मयंक ही भाई है और भाई ही मयंक है। क्लियर हो गया। चलो आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है छठवां पॉइंट है कंप्लीमेंट ऑफ द वर्ब। कंप्लीमेंट माने होता है पूरक, वर्ब माने होता है क्रिया। क्रिया का पूरक जो होता है वो कंप्लीमेंट होता है। तो क्रिया का पूरक क्या हो सकता है, क्रिया का पूरक सब्जेक्ट भी हो सकता है और इसका पूरक ऑब्जेक्ट भी हो जाता है। ठीक है ना। तो कब सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, कब ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट होता है, इसको ध्यान से समझिए। केस देखो, जैसे पहला है मीरा इज ए सिंगर। मीरा इज ए सिंगर, मीरा क्या है, एक गायक है। केवल मीरा इज कहेंगे तो क्या है, कुछ पता लग रहा है नहीं। मीरा इज ए सिंगर, यदि सिंगर का यहाँ काम क्या है, ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। किसका, मीरा के लिए। इस सब्जेक्ट को ही बता रहा है कि सिंगर है ना। मीरा इज ए सिंगर, सब्जेक्ट के बारे में ही बता रहा है ना। सिंगर मीरा है और मीरा ही सिंगर है। तो जब सब्जेक्ट को कोई नाउन पूरा करता है तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। समझ में आ गया। सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट है कब, जब कोई नाउन किसी वाक्य का सब्जेक्ट के लिए पूरक बन करके आता है तो उसे हम कहते हैं सब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। क्लियर हो गया। अब देखो ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, कभी कभी नाउन ऑब्जेक्ट का पूरक बन करके आता है। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं बताया गया है प्रश्न में। वाक्य में क्या प्रश्न लगाएंगे, क्या, व्हाट। क्या के उत्तर में जो आता है वो क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। और जब ऑब्जेक्ट का कोई नाउन पूरक बनता है तो उसे हम कहते हैं ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट। कंप्लीमेंट माने पूरक, है ना। जैसे सेंटेंस है सीता मेड हिम मॉनिटर। सीता मेड हिम मॉनिटर। अब देखिए, मेड से प्रश्न करेंगे, किसने बनाया, सीता ने। ये क्या है, नॉमिनेटिव केस है ना। सीता ने क्या बनाया, बताओ, मॉनिटर। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। दोनों ऑब्जेक्ट हैं। अब देखिए सीता मेड हिम अलग है और सीता भी अलग है। सीता ने उसे मॉनिटर बनाया, है ना। हिम और मॉनिटर, मॉनिटर ही हिम है और हिम ही मॉनिटर। हिम ऑब्जेक्ट है ना। सीता मेड हिम, सीता ने उसको बनाया, किसको बनाया, हिम को। तो हिम का यूज जो है मॉनिटर के लिए हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट। ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कंप्लीमेंट। मॉनिटर जो है हिम का कंप्लीमेंट है, पूरक है ना। जो हिम है वही मॉनिटर है, जो मॉनिटर है वही दोनों एक ही चीज है। समझ में आ गया। तो इस जगह पे मॉनिटर को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव कंप्लीमेंट, ओसी। समझ आ रहा है, क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। हिम ही मॉनिटर है और मॉनिटर ही हिम है। चलो इसे नहीं समझ में आया तो नीचे वाला सेंटेंस देखिए, लता गेव यू ए कार।
है ना। देखो नाउन तब भी होता है जब किसी नाउन के पहले प्रीपोजिशन लगता है, तब भी उसे नाउन माना जाता है ना। अब देखिए लता गेव यू, यू भी अलग है, लता भी अलग है और कार भी अलग है ना, है कि नहीं। तो यहाँ पर लता क्या है, नॉमिनेटिव केस में है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये कार क्या है, नाउन है। ये कार इसका कॉम्प्लीमेंट नहीं है क्योंकि यू अलग है और कार भी अलग है। क्लियर हो रहा है ना। और इस सेंटेंस में क्या था, सीता मेड हिम मॉनिटर, सीता ने उसे मॉनिटर बनाया, जो हिम है वही मॉनिटर है, जो मॉनिटर है वही हिम है। तो यहाँ पर मॉनिटर जो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट का काम करता है हिम के लिए। समझ में आ गया। जब सेंटेंस में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, देखो कोई इंग्लिश का वर्ड, ये नहीं कि हिम पोसेसिव मॉनिटर जो है नाउन है तो नाउन रहेगा, वो कभी ऑब्जेक्ट बन जाएगा, है ना। कोई भी क्रिया, जैसे रीड मीन्स क्या होता है, पढ़ना, और उसमें ई आर जोड़ दिए, पढ़ने वाला। राइट माने लिखना, ई आर जोड़ दोगे, राइटर, लिखने वाला। अब राइट वर्ब है लेकिन राइटर क्या हो जाएगा, नाउन। क्या हो जाएगा, नाउन। सिंग मीन्स गाना, और ई आर जोड़ देते हैं सिंगर, तो क्या हो जाएगा, गायक। तो अब नाउन बन जाएगा। अब ये नहीं कि सिंग मीन्स गाना होता है तो कहीं सिंगरों देखो तो कहो कि गाना होता है। कभी कभी क्रिया में ई आर जोड़ देने पर वो नाउन बन जाता है। कब क्रिया में क्या जोड़ने पर क्या बनता है, इसको अगले दिन अगले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा। लेकिन इसको आप ध्यान से समझ लीजिए कि कारक होता क्या है। किसी भी नाउन का या प्रोनाउन का किसी सेंटेंस में किस प्रकार से हम प्रयोग करते हैं, उसके आधार पर केस को इतने भागों में बांटा गया है। माने नाउन का प्रयोग हम इतने तरीके से कर सकते हैं। नाउन कर्ता भी हो सकता है, नाउन कर्म भी हो सकता है, नाउन लिविंग थिंग्स भी होता है, नाउन नॉन लिविंग थिंग्स भी होता है। मैंने बताया ना, कोई जरूरी नहीं है कि जो नॉन लिविंग थिंग है वो नाउन नहीं है। जो भी वस्तुएं, जो कुछ भी तुम देख रहे हो, सब के सब नाउन है ना। तो नाउन जब नॉन लिविंग थिंग होगा तो उसको हम डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, और लिविंग थिंग होगा तो इनडायरेक्ट बोलते हैं, है ना। उसके बाद पोसेसिव माने संबंध। एक नाउन का दूसरे का संबंध क्या है ना। तो दोनों का संबंध जब एक ही अधिकार हो तो वहां पर क्या हो जाएगा, पोसेसिव हो जाएगा। नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस, किसी को संबोधन करके कहा जाए, पूरे क्लास को संबोधन करके किया जा रहा है, सबको निर्देशित किया जाता है, तो पूरा क्लास को जब संबोधन किया जाता है तो उस समय क्लास जो है नॉमिनेशन ऑफ एड्रेस के रूप में हो जाएगा, है ना। किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति के लिए कहा जाता है तो पर्टिकुलर एक व्यक्ति नॉमिनेशन इन एड्रेस में हो जाएगा। क्लियर हो गया। केस इन अपोजिशन, समान अधिकार। समान अधिकार हो, चाहे भाई का नाम लो चाहे ब्रदर का हो, है ना। जब समान अधिकार में दोनों नाउन का प्रयोग होता है, दोनों एक ही, दो नाउन का उपयोग जब एक ही चीज के लिए किया जाता हो तो उस समय क्या हो जाता है, वो केस इन अपोजिशन। कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, क्रिया का पूरक। क्रिया का पूरक दो प्रकार के होते हैं, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। जब कोई नाउन सब्जेक्ट का पूरक बन करके आता है तो उसे हम सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, और जब कोई नाउन किसी ऑब्जेक्ट का पूरक बन करके आता है तो उसे ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। जैसे आपने यहाँ पे देखा, सीता मेड हिम मॉनिटर, हिम मॉनिटर, उसको मॉनिटर बनाया। मॉनिटर भी नाउन है, हिम भी नाउन है। नाउन इसलिए है कि कहा जाएगा प्रोनाउन, लेकिन ये पोसेसिव केस में है, ये नाउन के बदले हिम का प्रयोग होता है। आगे आपको बताया जाएगा किस नाउन के बदले किस प्रोनाउन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो मॉनिटर ही हिम है और हिम ही मॉनिटर है, दोनों एक ही चीज है। इस ऑब्जेक्ट का पूरक बन करके मॉनिटर आ रहा है, इसलिए ये क्या है,
ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है ना। और यहां हमने दिखाया आपको मीरा इज ए सिंगर, ये मीरा ही सिंगर है, तो सिंगर जो है किसका पूरक है, मीरा का, है ना। तो यहां पर जो सिंगर है वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। कोई जरूरी नहीं है कि एक नाउन जब सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है तो हर जगह सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, है ना। तो ये नाउन का प्रयोग है, नाउन का प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं, ठीक। तो केस एंड अपोजिशन अच्छे से पढ़िए आप इसको, और एक बार जा करके घर पे भी अध्ययन करें, एक बार समझें। सबसे पहले तो होता क्या क्या है जाने, इसके बाद इसके प्रकार जाने। नाम जब याद होगा तभी काम जान पाओगे, बार बार बताया जाता है आपको, ठीक है बस।